आज हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण खबरों पर। ये खबरें आदिवासी समाज से जुड़ी हैं, खासकर संताल आदिवासी समाज से। हम नज़र डालेंगे उन खबरों की राजनीतिक गतिविधियों पर, राजनीतिक नज़रिए पर। वैसे भी चुनाव का माहौल तो शुरू हो ही चुका है। 2 हफ्ते बाद कुछ विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। फिर सिलसिला शुरू होगा कई राज्यों में विधानसभा चुनावों का, और तब तक आ जाएगा 2024 का आम चुनाव। पहली खबर जो इन दिनों सुर्खियां बन रही है वह है सीएजी की हालिया रिपोर्ट, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के 3 आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, 3 आरोप लगाए गए हैं उस रिपोर्ट के आधार पर। विपक्षी दलों ने हमला शुरू कर दिया है। मामला द्वारका एक्सप्रेस निर्माण में घोटाले का है। केंद्र के परिवहन मंत्रालय का मामला है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो अब तक माना जा रहा है कि बड़ा साफ सुथरा व्यक्तित्व वाले मंत्री हैं। बहरहाल सीएजी की रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेस के निर्माण में 18 करोड़ की लागत की जगह 250 करोड़ की राशि उगाहने का आरोप है। दूसरा मामला मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना आयुष्मान भारत का है, जहां लाखों फर्जी लाभार्थियों के नाम पर करोड़ों के घपले का आरोप है। और तीसरा आरोप सामने आ रहा है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ओल्ड एज पेंशन की राशि, जी हाँ, वृद्धावस्था पेंशन, उस राशि के विचलन का। इसमें आरोप है कि सरकार ने बिल्कुल अनियमित तरीके से उस राशि को अपने प्रचार प्रसार पर खर्च कर दिया। आपको याद होगा कि 1 दशक पहले सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपीए की मनमोहन सरकार 2G घोटाले के आरोप पर गिर गई थी और 2014 में सत्ता में आए थे मोदी जी। नारा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब एक बार फिर 2024 चुनाव से पहले सीएजी की नई रिपोर्ट विपक्षी दलों को मौका दे रही है। बहरहाल आज हम आपका ध्यान उन घोटालों की बजाय वर्तमान सीएजी पर केंद्रित करेंगे। आपको पता है कि वर्तमान में सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संताली आदिवासी हैं। जी हाँ, सीएजी अभी जो हैं एक संताली आदिवासी हैं। 1985 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं। नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आईएएस मुर्मू उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उस दौरान अमित शाह भी गुजरात के गृह मंत्री थे। आईएएस मुर्मू उनके विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। यानी कहा जा सकता है कि मोदी शाह के साथ मुर्मू का गहरा ऑफिशियल जुड़ाव रहा है। फिर अचानक सीएजी इसी मोदी सरकार के खिलाफ कैसे हो गई? दूसरी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है आज से शुरू हुई बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सिदो कान्हू की जन्मस्थली संताल परगना के भोगनाडीह से अपने संकल्प यात्रा की आज शुरुआत की है। ऊपरी तौर पर और अंदरूनी मकसद इस यात्रा का क्या है? तीसरी घटना जिस पर हम संक्षेप में बात करेंगे वह है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा भेजे गए समन के बारे में, और उस समन पर सीएम हेमंत सोरेन का पलटवार। इन मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करेंगे पूर्व सांसद और सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू। तो चलिए आप भी सुनिए हमारी यह बातचीत ऑनलाइन। सालखन मुर्मू जी का हम स्वागत करते हैं। जोहार सालखन जी। जोहार। सालखन जी, कई दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है और अच्छा लग रहा है आपको स्वस्थ और प्रसन्न देखकर। और लेकिन ये शाम का वक्त है तो ये बातचीत थोड़ी मुश्किल है। आप थक गए होंगे। बावजूद इसके मैं ये प्रिविलेज ले रहा हूँ, है ना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीएजी के बारे में। आप तो जानते होंगे, आप खुद भी तो संताल से के मूल निवासी हैं, आप संताली हैं। और आपने उस इलाके का क्या, आपने तो पूरा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ कई इलाकों में तो आपका कार्यक्षेत्र रहा है। आप बहुत नज़दीक से इन हालातों को देखते रहें और यहाँ के समाज को देखते रहें। ये जो हमारे सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू,
इनके बारे में अभी खूब चर्चा हो रही है देश भर में, और मसला है जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार पर। तो सबसे पहले तो हम समझना चाहते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमें। सबको जोहार। गिरीश चंद्र मुर्मू जी एक आईएएस ऑफिसर हैं और दिल्ली आने के पहले वो गुजरात कैडर में लंबे समय तक काम किए हैं। और जैसे जानकारी मिलती है कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जब गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री और मुख्य पदों पर काम करते रहे हैं, तब गिरीश चंद्र मुर्मू जी एक आईएएस ऑफिसर के रूप में उनके बड़े खासम खास रहे हैं। और उसके बाद उनको दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के रूप में ट्रांसफर किया गया। फिर उसके बाद कश्मीर में उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया और उसके बाद फिर अभी सीएजी के रूप में लगभग 1 साल से वो कार्यरत है। और ये एक संताल आदिवासी हैं, मयूरभंज जिला उड़ीसा से हैं। और उनसे हम लोगों की मुलाकात भी हुई है। और अभी जो चर्चा का विषय है कि सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स ने मोदी सरकार पर निश्चित भ्रष्टाचार के कुछ मामले सामने रखे। और जैसे आपने कहा कि पहले भी एक बार सीएजी की रिपोर्ट पर ही मनमोहन सिंह सरकार बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए, कटघरे में खड़े हो गए। और उसको लेकर ही पूरे सरकार की छवि इतनी धूमिल हो गई कि उनको कुर्सी गंवाना पड़ा। तो पता नहीं अभी का रिपोर्ट में क्या क्या है, लेकिन जो अभी सामने आया है कि हरियाणा में जो एक्सप्रेस हाईवे का प्रति किलोमीटर करीब 18 करोड़ रुपया लगना चाहिए, तो वहां लगा दिया गया करीब 250 करोड़। तो ये जो मामला अब आ गया है, ये निश्चित चिंता का विषय है। और इसी को लेकर अभी लगता है कांग्रेस या आप पार्टी वाले लोग प्रतिक्रिया देना ये है। लाजमी बात है कि मोदी साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते रहे। और यदि अब इस मामले पर ठोस तथ्यागत प्रमाण सामने आता है, तब तो ये इनके लिए भी छोटा मोटा मामला नहीं है, बड़ी मामला है। बड़ी दूर तक 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर ये हमला बोल कर सकता है। और दूसरा विषय लगता है स्वास्थ्य विभाग में जो आयुष्मान स्वास्थ्य का जो स्कीम आदि है, पर भी कुछ मामले आ गए हैं। तो अब लेकिन ये शुरुआती दौर है ऐसे रहस्यों के उजागर होने का। हाँ। और मुझे लगता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने या उसके विभाग ने, सीएजी एक विभाग है और ये संविधान सम्मत एक स्वतंत्र विभाग है कहना चाहिए, एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत, जैसे चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सीएजी भी उसी प्रकार पूरे देश की ऑडिटिंग का हिसाब किताब लेखा जोखा रखने का एक अलग व्यवस्था है। और ये सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इनके विभाग में जो कार्य प्रणाली है, व्यवस्था है, उसके तहत यदि कोई तथ्यात्मक प्रमाण आ जाता है, उसके लिए गिरीश चंद्र मुर्मू को अकेला जिम्मेवार बनाना भी सही नहीं होगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जिस जो बातें कह रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में मेरा एक सवाल था कि साहब, ये लोगों के लिए ये ज़्यादा आश्चर्य का विषय हो रहा है कि मुख्यमंत्री जब थे नरेंद्र मोदी गुजरात के,
उस समय ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। यही नहीं, उसके बाद आपको ये याद है, दुनिया भी जानती है कि जो 2002 का जो वहाँ बड़ा दंगा हुआ था, उस समय भी ये मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक थे। यही नहीं, उस समय जो गृह मंत्री थे बनाए गए थे अमित शाह जेल गए। उस समय बहुत सारे मसले, ये उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी थे वहाँ पे, गृह मंत्रालय, गृह सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे वो, संयुक्त सचिव थे। और माना ये जाता है, लोगों में ये चर्चा रही है कि गिरीश चंद्र मुर्मू मोदी जी के इतना करीब हैं, अमित शाह के इतना करीब हैं, फिर सीएजी की यह रिपोर्ट का क्या मतलब है, ये सवाल उठाया जा रहा है। और ऐसे सवाल जब उठते हैं तो वाकई इनकी पर्सनालिटी को लेकर तो चर्चा होनी चाहिए कि भाई ऐसी क्या पर्सनालिटी है जो किसी खास राजनेता, बड़े राजनेता के साथ जिसका इमेज पूरा टैग्ड रहता है, और वो अचानक इस तरह की बातें करे और इतना साफ सुथरे तरीके से जनहित की बातें जो मसले सामने रख रहे हैं, उससे जो आभा निकल रही है, जो माहौल बन रहा है, उससे तो यही लगता है कि अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है, मोदी सरकार के साथ इनका कुछ गड़बड़ चल रहा है। ऐसा कुछ है? आप क्या समझते हैं इसको, कैसे आप इसको एनालाइज करते हैं? देखिए, ये एक संस्थान है जिसको अपना काम एक सिस्टम के तहत करना होता है। तो मुझे लगता है अलग अलग विभागों में, सरकारी विभागों में जो भी सरकार के बजट के हिसाब से काम चलते हैं, उनकी समीक्षा करना अर्थात ऑडिट करना, उसका अंकेक्षण करना, जांच पड़ताल करना इस विभाग का मूल काम है। मान लीजिए ये जो 2-3 विभागों में जो कुछ छन कर आया है, तो तथ्यागत यदि वो चीजें सत्य हैं तभी ये सामने आया है। और ऐसी हालात में गिरीश चंद्र मुर्मू जी, यद्यपि आपने जैसे एक्सप्लेन किया, और ये सही भी है कि वो मोदी साहब और अमित शाह साहब के करीबी हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, लंबे समय से साथ में काम करते रहे हैं, और अभी भी उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना, फिर सीएजी बनाना, इन सारे मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर का एक प्रेरोगेटिव होता है, और वो किसी को जानते हैं तभी ऐसी उच्च पदों पर रखते हैं। तो उसमें कोई संदेह शंका नहीं है। मगर सिस्टम से गिरीश चंद्र मुर्मू भी तो बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके अधीन भी बहुत सारे अफसर हैं, और वो भी भारत देश के सक्षम अफसर होंगे, और एक सिस्टम से काम करना पड़ता है। ऑडिटर जनरल जैसे राज्यों में होते हैं, और ये सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इनको तो अपने दायित्व से ये इधर उधर नहीं जा सकते। हाँ, कोई गलत आरोप लगाना मुझे लगता है वो बहुत बार संभव नहीं है। तो अब इसके क्या क्या राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे वो अलग विषय है। नहीं, राजनीतिक मायने तो निकाले जा रहे हैं। असल में दूसरा पहलू तो यह भी कह रहा है कि आपने अब इसका जो कुछ जो समीक्षक, जो राजनीतिक समीक्षक हैं, वो जो सामने आकर बता रहे हैं, उनका कहना ये है कि अभी हाल फिलहाल जो नितिन गडकरी हैं, उनका नाम काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है। अगर भाजपा नरेंद्र मोदी की जगह क्या नितिन गडकरी को रिप्लेस कर सकती है अगले 2024 के चुनाव में, इस नज़रिए से अगर हम देखें तो क्या नितिन गडकरी के व्यक्तित्व को
निपटा देने की योजना है इस मार्फत। और आयुष्मान भारत वाला जो मसला है, हो सकता है कि वो तो यूं ही चूंकि साथ में चलता है, इसलिए आयुष्मान मामले में अगर घपला है तो उसको निपटा लिया, उसको सुलझा लिया जाएगा। उसमें जो फ़ोन नंबर वाला मसला आया है, या थोड़ा संदेहास्पद लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार से कोई खास मतलब नहीं होगा, लेकिन हाँ 1 लाख से ज़्यादा फ़ोन नंबर एक ही नंबर से 1 लाख लोगों का आयुष्मान भारत का पेमेंट हुआ, ये सब को लेकर सवाल उठता है। लेकिन जो नितिन गडकरी, जिसको लेकर सभी लोग जान रहे थे कि इतना साफ सुथरे व्यक्ति हैं, ऐसा खूब प्रचार हुआ था, नितिन गडकरी ने बार बार जिस ढंग से इशारा किया था कि हम कोई हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे भ्रष्टाचार को लेकर, ये सब खूब चल रहा था। और ऐसा लग रहा था कि आगे अगर विकल्प देखा जाएगा नरेंद्र मोदी का, तो नितिन गडकरी का चेहरा आएगा। तो क्या इस बहाने सीएजी मोहरा बन सकते हैं? इसमें बन रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो? नहीं, इसकी भी गुंजाइश है, क्योंकि राजनीति में खेल तो कुर्सी का ही होता है। अब उस कुर्सी की दौड़ में मोदी जी बहुत चतुर व्यक्ति हैं, चतुर हैं, और उनको सब चीज दिखाई देता है। और बीच में पहले भी मामला गडकरी जी का आ चुका था, और उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड या किसी जगह से थोड़ा हटाया भी गया है। तो ये मामला भी हो सकता है, लेकिन अंतोगत्वा मोदी जी के ऊपर भी ये आंच तो आना है ना, जो उनका एक कैबिनेट मंत्री और 18 करोड़ की जगह 250 करोड़, ये बड़ा घपला बनता है ना। अभी और भी जैसे रिपोर्ट्स में आ रहे हैं कि सीएजी पर दबाव अब बढ़ना शुरू हो गया कांग्रेस आप पार्टियों की तरफ से, और भी चीजों को सामने लाया जाए तो ये बढ़ता जाएगा। इसके पीछे यदि नितिन गडकरी साहब को निपटाने का मामला है, वो अलग इशू है, वो भी इशू हो सकता है। मैं उसको राजनीति का मामला है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ना हो कि टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर लेने के देने पड़ जाए। हाँ, लेने के देने पड़ सकते हैं। तो अब देखा जाए, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। सही बात है। चलिए ठीक है, अब देखेंगे हम लोग उसके बारे में क्या होगा आगे। लेकिन अभी हम दूसरा जो पक्ष है, अब बाबूलाल मरांडी जी की संकल्प यात्रा आज से शुरू हो रही है, शुरू हो चुकी है। आज 17 अगस्त है, और आज से वो संथाल परगना के खास इलाके से उन्होंने एक शुरुआत की है, सिद्धू कानू के इलाके से। और इस पर खूब जोर शोर से लोग चर्चा कर रहे हैं कि साहब ये संकल्प यात्रा जो है वो समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए बहुत फेवरेबल है वगैरह वगैरह। लेकिन इसके पीछे की राजनीति भी है, और इस पर भी चर्चा हम आपसे ही सुनना चाहते हैं कि आखिर ये संकल्प यात्रा अचानक कैसे शुरू कर दिया। बाबूलाल मरांडी जी ठीक है, बहुत अनुभवी आदमी है, बहुत जानकार हैं, राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, बावजूद इसके कितना सफल होगा ये संकल्प यात्रा? देखिए, आज 17 अगस्त को जो खबर कागजों में आया था कि सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू का जो गांव है भोगनाडीह, साहेबगंज जिला झारखंड, वहां से उनका करीब 40 दिनों का संकल्प यात्रा शुरू हो रहा है। और ये यात्रा अभी संथाल परगना के जिलों में होकर चलेगा। अब सवाल यह है कि ये यात्रा आदिवासियों को कितना आकर्षित कर सकेगा। तो मेरे हिसाब से शायद ज्यादा कुछ इस यात्रा से नहीं निकलेगा। अच्छा। क्योंकि आदिवासी जनमानस जो है वो प्रकृति पूजक है, वो सरना धर्म कोड की मान्यता मांग करता है,
मारंगुरु जो पारसनाथ पहाड़ वो जैनों के कब्जे से पुनर्वापसी की मांग कर रहा है। मांग कर रहा है। एकमात्र बड़ी आदिवासी भाषा संताली भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है उसको झारखंड की प्रथम राजभाषा की मांग करता है। तो इन मुद्दों को इस यात्रा में कहीं कोई स्थान दिखता नहीं। के साथ साथ आदिवासी जनमानस में कुर्मी महतो को एसटी बनाने की चिंता, सीएनटी एसपीटी कानून के बावजूद जमीन लूट की चिंता, स्थानीयता आरक्षण नियोजन की चिंता, विकास के नाम पर विस्थापन पलायन की चिंता और मणिपुर में हुई दरिंदगी की चिंता आदि आदिवासी जनमानस के दिल दिमाग को झकझोर रहा है। तो इसके बारे में बाबूलाल जी, आदिवासी समाज के बीच में संताल परगना पूरा आदिवासियों से भरा हुआ क्षेत्र है। तो इन मुद्दे यदि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी लोगों के बीच में रखेंगे नहीं, फिर लगभग सभी आदिवासी गांव समाज में व्याप्त है नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हानिया दारू चकना में बेचने की परंपरा और आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में परंपरा के नाम से वंशानुगत माझी परगना मनकी मुंडा आदि की जो नियुक्ति है उसके कारण 99% जो हमारे आदिवासी प्रमुख होते हैं स्वशासन के, वो ज्यादातर अनपढ़ होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, संविधान कानून आदि की जानकारी नहीं रखते। तो पॉइंट हमारा ये है, आदिवासी समाज को यदि आपको आकर्षित करना है तो आदिवासी समाज की चिंताओं को आपको दूर करना पड़ेगा। समाज सुधार का भी मंत्र देना होगा, और नहीं तो ये यात्रा जो है ये खाली वोट यात्रा है, तो इससे आदिवासियों को क्या मिलेगा। अच्छा, ऊपर से बीजेपी से अधिकांश आदमी सशंकित रहते हैं। उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो बीजेपी और आरएसएस वाले आदिवासी को आदिवासी बोलते नहीं, वनवासी बोलते हैं। वनवासी बोलते हैं। दूसरा है कि आदिवासी लोग सरना धर्म कोड की मांग करता है। वो प्रकृति पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है, उनके बीच वर्ण व्यवस्था नहीं है। अब उनको ये लोग जबरन हिंदू का ठप्पा लगा देते हैं कि आप लोग हिंदू हैं। तो ये जो कुछ मामले हैं वनवासी का फिर हिंदू का, तो इससे आदिवासी पहले से सशंकित है। देना होगा ना। हाँ, मगर लोग विकल्प की तलाश में हैं, क्योंकि लूट झूठ और भ्रष्टाचार पर सवार हेमंत सोरेन जेएमएम की सरकार से भी आदिवासी लोग बहुत निराश हैं, हताश हैं, क्योंकि इस सरकार ने 2019 के चुनाव में बहुत वायदे किए। 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता बनाएंगे, नया नहीं, अभी तक बनाया नहीं। रक्षण नीति बढ़ाएंगे, नियोजन नीति कुछ है नहीं, और 5 लाख नौकरी देंगे आदि आदि। तो इन सारे मुद्दों पर मुझे लगता है बाबूलाल जी को, भाजपा को, आरएसएस को ठीक से विचार करना चाहिए। हम लोग जरूर चाहेंगे उनका संकल्प यात्रा सफल हो, लेकिन आदिवासियों के जो चिंताएं हैं, शंका हैं, मांगे हैं, पर उनको ईमानदारी से विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। वैसे आज खबर कागजों में छपा है बाबूलाल जी ने हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और पूरे खानदान पर जमीन घोटालों का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तो बहुत बार आदिवासी लोग ये भ्रष्टाचार को समझ नहीं पाते, लेकिन वो अपनी भाषा, जाति, धर्म, रोजगार इन मुद्दों के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं। और इन मुद्दों पर बीजेपी आरएसएस की तरफ से साधारणतः कोई
आवाज नहीं आती। माने तो इनके पास आदिवासियों की दिल की धड़कन नहीं है। तो ये जो इनका हार्ट बीट नहीं होने से आदिवासी जनमानस के साथ इनका कनेक्ट नहीं हो पाता है। और भ्रष्टाचार तो ऐसा मुद्दा है ना कि जेएमएम वाले बोल देंगे अरे फंसाने के लिए सब बोल रहे हैं। तो फिर आदिवासी बोलेगा हाँ सब तो रुपया पैसा खाता ही है, ये लोग भी खा लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। नहीं, अभी 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 जो नया डेवलपमेंट अभी आपने अखबारों में देखा भी होगा कि यहाँ के ईडी ने जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ से एक समन जो जारी हुआ था हेमंत सोरेन के नाम 7 अगस्त को, और 14 अगस्त को उनको जाना था, उन्हें जाने से साफ मना कर दिया। ईडी के समन को दरकिनार कर दिया, उसको डिफाई कर दिया। और अब उसके साथ साथ उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर आप हमको ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो हम इसके लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। तो ये बात भी चर्चा में हो रही है क्या? इससे एक बात जो और उभर रहा है, और एक चर्चा का ये एक पहलू यह भी है, जैसा कि अभी आपने आरोप लगाया कि वहाँ उन्होंने अपनी जो उन्होंने वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया, आदिवासी समाज वगैरह वगैरह बहुत सारी। लेकिन ये जो एक्शन हुआ है हेमंत सोरेन का, ऐसा कहा जा रहा है कि इससे हेमंत सोरेन का कद एक बार काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्या ऐसा सच है क्या? देखिए मैं इस मामले को ऐसे देखता हूँ, कानून का मामला है, कोर्ट का मामला है, चलता है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार में जितने मामले आए हैं लूट के, झूठ के, भ्रष्टाचार के, सब तो गलत नहीं हो सकते, मगर मुद्दा ये है कि जनसाधारण को नौकरी चाहिए। नौकरी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड में। 22 साल हो गए, नियोजन की कोई नीति नहीं है, स्थानीयता की नीति नहीं है, आरक्षण की नीति नहीं है। तो हेमंत सोरेन सरकार विफल है इस मामले पर। पिता पुत्र 5 बार सीएम बने, हेमंत सोरेन भी अभी 4 साल पूरा कर रहा है, तब भी कुछ नहीं कर सका वायदे के मुताबिक। लेकिन बीजेपी के पास भी स्थानीय नीति नहीं है, आरक्षण नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। तो भ्रष्टाचार का मामला तो जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक आप किसी को केवल संख्या के आधार पर उंगली दिखा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जिन मुद्दों पर हेमंत सोरेन की सरकार ने आदिवासियों को भी छला है, सबसे ज्यादा वोट आदिवासियों का हेमंत सोरेन या जेएमएम सरकार ने लिया है, और सबसे ज्यादा उनके साथ धोखेबाजी भी किया है। अच्छा, तो वहां पर बीजेपी को अल्टरनेटिव बन के आना चाहिए। भाषा के सवाल पर, जमीन के सवाल पर, विस्थापन पलायन के सवाल पर, सरना धर्म कोड के सवाल पर, मारंग बुरु के सवाल पर, तो कहीं पर हमको तो बीजेपी दिखती नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार की लड़ाई में पहले तो लिफाफा का मामला चला, राज्यपाल जो पहले थे, तो वो भी कुछ माने सिफर साबित हुआ एकदम। तो इसलिए मुझे लगता है इनका जो संकल्प यात्रा है, ये कहाँ तक क्या होगा पता नहीं, लेकिन विकल्प यदि दे पाते तो आदिवासी जनमानस को एक राहत का सांस लेने का रास्ता मिलता। नहीं तो बहुत अच्छी बातचीत में आपने जो काफ़ी कुछ दोनों तीनों मसलों पर आपने बातचीत की, और उसमें ख़ास बात जो उभर कर आ रही है कि सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी एक अच्छे शख्सियत हैं, और उनका एक रिश्ता तो रहा है मोदी जी के साथ में, अमित शाह के साथ में। बावजूद इसके वो जिस पद पर अभी हैं उसका दायित्व भी है। और दूसरा पहलू आप बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की कुछ मुश्किलें होती हैं, उस कुर्सी की अपना कुछ दायित्व होता है। वो खुद व्यक्तिगत तौर पर ना चाहते हुए भी अगर हालात ऐसे हैं कि इस मुद्दे को सामने रखा जाए तो वो रखने के लिए मजबूर होता है। और जहाँ तक इस पर भी हो सकता है, आप इस बात पर भी आप खारिज नहीं कर रहे हैं कि हाँ, यह भी हो सकता है कि नितिन गडकरी
को निशाने पर लिया जा सकता है इस बहाने, और यह एक आपसी खींचतान भी हो सकती है 2024 को लेकर। दूसरा जो आपने कहा, आपने तो बाबूलाल मरांडी जी के बारे में तो स्पष्ट कर दिया कि ये संकल्प यात्रा केवल वोट यात्रा बनकर न रह जाए जैसा आप कह रहे हैं। और हेमंत सोरेन के बारे में तो आप पहले से भी कहते रहे हैं कि हेमंत सोरेन पर ने यहाँ की भावनाओं का, जन भावना की का कद्र नहीं किया। तो जो आरोप लगा रहे हैं, बावजूद इसके इतना आप मान रहे हैं कि भाजपा भी उसको टक्कर देने के लायक नहीं है, उसकी स्थिति वैसी नहीं है कि वो हेमंत को अगले चुनाव में टक्कर दे सके। तो सालखन जी, आपसे ऐसे काफ़ी वक्त लिया है आपका, और इतना हड़बड़ी में आपने वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बात यहाँ ख़त्म करें। हाँ, तो फिर से आपसे बातचीत होगी। बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।